जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं मैथ का। और 2024 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, उसी तरह का मैंने मॉडल पेपर एक सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है और पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? पहला क्वेश्चन दे रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। आपका ऑप्शन दिया है 0, आपका 1 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिया है और ये ऑप्शन दिया है डी 8 दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या 2 होगी। 8 जो है भाज्य होता है, 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, और 0 भी आपका भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो 0 के बारे में हम नहीं कह सकते। 1 न तो भाज्य होता है ना अभाज्य, 2 जो है वह क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? आपको 2 रैखिक समीकरण दिया है। रैखिक समीकरण युग्म दिया है 6x - 7y बराबर 1 और 3x - 4y बराबर 5 के हैं। कह रहा है कि इसके हल कितने हैं। पहला ऑप्शन दिया है एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। दूसरा दिया है 2 हल हैं। तीसरा दिया है सी दिया है अपरिमित अनंत हल है। अपरिमित अनंत हल है। और डी दिया है कोई हल नहीं है। डी दिया है कोई हल नहीं है। ये डी ऑप्शन दिया है। तो हम लोग निकालते हैं। आपका ये इक्वेशन दिया है 6x - 7y, ये +1 है, इधर लेकर आ जाइए, -1 बराबर 0, और वह है 3x - 4y प्लस बराबर 5 है, इधर लेकर आएंगे, -5 बराबर 0। अब आप निकालेंगे ये, तो ये 6/3 ये हो जाएगा आपका 2, और ये -7 बटा -4 कैंसिल हो जाएगा, 7/4। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसके क्या होते हैं? अद्वितीय हल होता है। तो ये जो इक्वेशन आपका दिया है, इस इक्वेशन के अद्वितीय हल है। इसके बाद अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। तीसरा पूछा है यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, क्रमशः लिखा है 1, 5 और 7 और 13 हो तो कह रहा है उसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। हो तो उसकी
त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो इसको ऑप्शन दिया है, इसका ए दिया है 2 इकाई, 2 इकाई, बी दिया है 5 इकाई, 5 इकाई, सी दिया है 7 इकाई और डी दिया है 10 इकाई, ये दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व किया जाए तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया है, ये आपका मान लीजिए वृत्त दिया है और वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है और ये व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया है, 1 दिया है और 5 दिया है, और ये व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया है 7 दिया है और 13 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगा। तो पहले हम व्यास की लंबाई निकाल लेते हैं, और जो व्यास की लंबाई होती है उसी का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो हम निकाल लेते हैं ए बी की लंबाई, ए बी का मतलब व्यास है ये। तो व्यास की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 13 में से 5 जाएगा तो यह बचेगा 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये टोटल हो जाएगा 100 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 इकाई। तो ये तो व्यास हो गया और हमसे पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या पूछा है। तो त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है, व्यास का आधा। तो ये 10 इकाई और इसका आधा कर देंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 5 इकाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसी तरह से हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है, चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, समरूप है। तब P का मान पूछ रहा है, P का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। चलिए तो देखते हैं, हमारा ये आकृति दिया है आप लोगों के लिए, ए बी सी, ये है आपका डी, और ये लंबाई दिया है P, ये भी लंबाई P, ये 2 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है 18 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। तो आपको दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। आपको दिया है कि त्रिभुज ए, दिया है आपको कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। जब समरूप है तो आप पढ़ चुके हैं कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज ए डी बी और ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए डी बटा में ए डी बराबर होगा डी बी
बटा में BC और बराबर AB और बटा में होगा AC। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, हमारे इसी से काम हो जाएगा। दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं DB। तो DB का मान कितना है? DB का मान है P बटा में DC का मान है 2 बराबर AB का मान है आपका 18 और बटा में AC का मान है आपका 5। ये इधर कैंसिल करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 18 दूना के 36, तो P बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो चूंकि लंबाई पॉजिटिव होती है तो P बराबर हम केवल क्या मानेंगे? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन दिया था, ए ऑप्शन दिया था 9 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया था 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया था 7 सेंटीमीटर और डी आपका दिया था 8 सेंटीमीटर। तो P का मान 6 सेंटीमीटर आया है, तो हमारा ना ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, यदि tan A बराबर करने में 3, ये दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है ये 5वां क्वेश्चन, यदि tan A बराबर दिया है करणी में 3 और tan B बराबर दिया है 1/√3, तो tan A प्लस B का मान पूछ रहा है। तो tan A प्लस B का मान पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन दिया है, A दिया है -1, B दिया है 0, C दिया है 1 और D दिया है अनंत। ये आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। tan A का मान √3 दिया है, √3। तो tan के कितने अंश का मान √3 होता है? tan 60 का मान होता है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 60। सेम tan B की वैल्यू दिया है 1/√3। तो tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है? तो ये होता है tan 30 का मान। ये कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। हमसे पूछा है tan A प्लस B, इसकी वैल्यू पूछा है। तो tan A की वैल्यू 60 प्लस ये 30 डिग्री, कुल मिलाकर आ जाएगा tan 90 डिग्री। और tan 90 अंश का मान क्या होता है? अनंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है, त्रिघात बहुपद दिया है आपका x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक दिया है कि -1 है, एक शून्यक -1 है। तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। आपका ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है a प्लस b माइनस 1, बी ऑप्शन दिया है 1 प्लस a माइनस b, सी ऑप्शन दिया है 1 माइनस a प्लस b,
डी ऑप्शन दिया है 1 प्लस ए प्लस बी, ये दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा दिया है कि एक शून्यक -1 है, ठीक है। तो जब एक शून्यक -1 है तो यक्स के जगह पर -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो -1 रखिए, ये -1 रखा जाए, -1 रखा जाए प्लस से इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये -1 होगा, ये ए होगा, ये -b होगा, ये c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए जरा। अब कह रहा है कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होता है, क्या होगा। तो 3 शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचर पद और बाटा में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब अल्फा बीटा का मान हमें निकालना है, गामा का मान लेते हैं -1 है, ये तीसरा मूल ही हम मान लेते हैं, एक शून्य गामा मान लेते हैं, और माइनस अचर पद यहाँ पर c है, और बाटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का नहीं त्रिघात है, तो यक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, और यक्स क्यू का गुणांक क्या है, 1 है। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा बीटा का मान आ गया है c, और यहां से c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -1 है, उधर जाएगा तो +1, और ये प्लस ए है, इधर आएगा -a, और ये -b है, इधर जाएगा तो +b। 1 - a + b, 1 - a + b, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद हमें अगला सवाल क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमसे पूछा है कि बहुलक वर्ग क्या है। तो हम लोग संचयी बारंबारता बंटन इसका ज्ञात करते हैं। एक में लिखते हैं अंक, ठीक है, और एक में लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और एक में हम लोग लिख लेते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये चलिए, अब हमारा दिया है 10 से कम, यानी कि 0 से 10, यही है 10 से कम, 10 से कम। विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो संचयी बारंबारता इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद दिया है 20 से कम, यानी 20 से कम का मतलब 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में। तो 10 और 20 के बीच में कितना हो जाएगा, देखिए 20 से कम 12 लोग हैं, 10 से कम 3 लोग हैं, तो 3 घट जाएगा, 12 - 3, यानी ये हो जाएगा 9 लोग, यानी 9 विद्यार्थी 10 से 20 के बीच में है, ठीक है। और ये हो गया आपका 12। वैसे ही 30 से कम, अर्थात 20 और 30 के बीच में, तो 27 में से ये 12 घटा देंगे, 27 - 12, ये आ जाएगा आपका 15, और ये 27 रहेगा ही। इसी तरह से 30 और 40 के बीच में हम लोग निकाल लेंगे, तो 30 और 57 में से 27 घटाएंगे, तो 57 - 27, ये आपका आ जाएगा 30, और ये आपका आ जाएगा 57। इसी तरह से 40 और 50 के बीच में आ जाएगा, 40 और 50 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, 40 और 50, 75 में से ये 57 घटाएंगे, 75 में से 57 घटाएंगे, तो 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1, और ये रहेगा आपका 75। उसके बाद 50 और 60 के बीच में हम देखेंगे, 50 और 60 के बीच में, तो 80 में से 75 घटाएंगे, और ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से हम लोगों ने
इसका संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या है, आपका विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा संख्या है 30 है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है 30 है। तो यह किस वर्ग में आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है विद्यार्थियों की संख्या। तो हमारा बहुलक वर्ग होगा 30 और 40। तो बहुलक वर्ग होगा 30 और 40। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग 8वां सवाल को हल करते हैं। लिखा है कि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा? तो यही दिया है x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। तो यह माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यह वर्ग हटेगा तो करणी लग जाएगी। करणी में 1/9, 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, और वर्गमूल प्लस माइनस होता ही है। तो प्लस माइनस 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब हम लोग 9वां सवाल हल करते हैं। 9वां सवाल हम लोग हल करते हैं। एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो। जैसे ये मीनार है, ये आपका क्या है? मीनार है। और ये सूर्य है, ये आपका क्या है? सूर्य है, सन है। अब सूर्य का उन्नयन कोण हम मान लेते हैं थीटा है। तो ये सूर्य की किरण आ रही है, तो इसकी मीनार की ऐसे परछाई भी बनेगी। ये परछाई है, मीनार की परछाई है। इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो जब यह एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आपका दिया है कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई के बराबर है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार ए बी और बटा में बी सी। ठीक है, तो ए बी बटा में ये दोनों लंबाइयां सेम है, तो बीसी की लंबाई भी ए बी के बराबर है। ये कैंसिल हो जाएगा 1। tan के कितने अंश का मान 1 होता है? tan 45 का मान 1 होता है। कंपेयर करिए तो थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है? 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर हम लोगों का है 10। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। तो x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई। मतलब इसको गुणा करके जोड़ देना है। तो गुणा करिए, 2 तिहाई 6, एक्स आई और एफ आई, ये गुणा करिए। गुणा करिए पहले एक्स आई एफ आई, 2 तिहाई 6, 4 दूना के 8, 6 3 18, 10 से कम में 10, ये गुणा करिए तो 2a और प्लस 2 5 10। अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई जोड़िए, तो 3 2 5 3 8, 2 10 1 11 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 10 8 18, 18 18 36, 36 6 42, 42 और 10 52 और प्लस 2 है। तो क्या होता है सूत्र? x बार बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई। एक्स बार की वैल्यू दिया है, आप इसका माध्य दिया है 6 बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई, ये दिया है 52 प्लस 2a, और बाटा में सिग्मा एफ आई दिया है 11, 11 छक्का 66, प्लस 52 है इधर आएगा माइनस 52, 66 माइनस 52 बराबर 2a। तो 66 में से 52 जाएगा, तो 52 8 और 6 14 हो जाएगा बराबर 2a। तो 2 7 14, ए की वैल्यू आ रही है 7। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो हम लोग 11 सवाल देखते हैं। लिखा क्या है? लिखा है कि यादृच्छया चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2, 2/7 या 3/7 या 5/7।
तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो इसमें हम 7 से भाग देते हैं क्योंकि दिन 7 होते हैं। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 7 होते हैं, तो 7 से भाग देते हैं हम लोग। तो 7 पचे 35, 1 बचेगा 5, 7 दूना के 14, 1, यानी एक दिन शेष बच रहा है, ये शेष दिन है। तो 52 हर दिन होता है, सोमवार भी 52 होता है साधारण वर्ष में, मंगलवार, यानी हर दिन 52 होता है। तो ये 52 को हम छोड़ देते हैं, एक दिन शेष बच रहा है। तो एक दिन जो शेष बच रहा है वो क्या क्या हो सकता है? शेष दिन, शेष एक दिन क्या हो सकता है? रविवार हो सकता है, या सोमवार हो सकता है, सोम हो सकता है, या बुध हो सकता है, या गुरु हो सकता है, या शुक्र हो सकता है, या शनि हो सकता है। आपके 7 ऑप्शन बनेंगे, रवि, सोम और एक मंगल, ये 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो 53 रविवार चाहिए, अर्थात जो एक दिन है वो रविवार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा 53 रविवार हो जाएगा, क्योंकि 52 रविवार पहले से है। तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे लिए एक ही है, जो एक दिन शेष है वो रविवार हो, और कुल परिणाम, कुल रिजल्ट कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो हमारा प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/7। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, तब प्रथम n पदों का योग 123 है, तो d का मान हमसे पूछ रहा है। तब प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर दिया है 8, nवां पद, 13वां पद tn बराबर दिया है 33, और n पदों का योग 123 दिया है। ठीक है, n पदों का योग 123, Sn बराबर दिया है 123, तो हमसे d का मान पूछ रहा है। तो nवां पद दिया है, तो क्या सूत्र होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 33। तो n माइनस 1 और इंटू डी बराबर का होगा 33 और माइनस a, तो 33 माइनस 8 बराबर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25। ये हम n माइनस 1 का मान निकाल लेते हैं, तो ये डी गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 25 बटा कितना हो जाएगा? डी। n माइनस 1 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप Sn बराबर जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया है आपका। तो Sn बराबर कितना दिया है? 123। यहां से n का मान भी निकाल सकते हैं, ये -1 है, उधर जाएगा +1, तो n का मान जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25/d और +1। ये वैल्यू मैं रख देता हूं, 25/d +1, ये आ गया। और ये हो गया 2, और a की वैल्यू दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहीं रख दीजिए, 25 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई। तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 और 25, 16 और 25, तो आप जोड़ देंगे, 16 हो गया, ये 25, तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 हो गया। 41 गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में, 123 बटा में 41, तो 25 बटा में डी +1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये +1 है, इधर जाएगा -1, तो 3 - 1 बराबर 25 बटा में डी। तो इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बराबर ये हो जाएगा 25/d। अब तिरछा हम गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 2d बराबर आ जाएगा
2d बराबर आ जाएगा 25। तो d बराबर आ जाएगा 25/2। तो आपका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एक बार हम लोग मिला लेते हैं सवाल को और देख लेते हैं कहाँ कोई चीज छूटा है। a बराबर दिया है 8, nवां पद 33 दिया है और प्रथम n पदों का योग 123 दिया है। n पदों का योग कितना दिया है? 123 और हमसे d का मान पूछ रहा है। तो Sn बराबर का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका दिया है 33। तो यहां से a बराबर है आपका 8। तो कितना हो जाएगा? 33 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25। 33 में से आप 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 ये बटा में d हो जाएगा। यदि n का मान निकालेंगे तो -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा ये। इसके बाद हम देखते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान 123 और ये दिया है 25/d प्लस 1। ये दिया है n का मान और एक चीज छूटा हुआ है, ये जो बटा में 2 है यही चीज छूटा हुआ है। तो ये बटे में 2 छूट गया था, तो ये जो बटे में 2 है वही पद आपका क्या हुआ है? छूटा हुआ टर्म है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहां से ये 2 छूट गया है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2 है, भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा 123 गुणे 2 हो जाएगा और ये 41 आ रहा था जो कि गुणे में था, इधर आ गया भाग में हो जाएगा बराबर 25 प्लस डी और प्लस 1। ये कटाए थे हम लोग तो 3 बार में कटा था। 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो -1 बराबर 25/d। 6 में से 1 जाएगा 5 और ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में बराबर 25। 5 5 25। तो d की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 और ये लिखा है 3x माइनस 2y बराबर 5 और 3y माइनस 2x बराबर 3। तो हमसे पूछ रहा है x प्लस y का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 5 दिया है और 3y माइनस 2x बराबर 3 दिया है। जरा इसे आप जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 3x माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2x बराबर 5 3 8। ये खानदानी है तो 3x में से 2x जाएगा x और 3y में से 2y जाएगा y, बड़का का चिन्ह प्लस और ये है 8, यानी x प्लस y का मान क्या हो जाएगा? 8। तो सिंपल ये सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया है। इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। अगला सवाल क्या दिया है? 2 cos 3 थीटा बराबर दे रखा है √3। तो 2 cos 3 थीटा बराबर दिया है √3। तो इसको सॉल्व करिए। cos 3 थीटा इक्वल टू √3/2 ये हो जाएगा। तो cos के कितने अंश का मान √3/2 होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा cos ये 30। अब कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा 30, 3 दहा में 30, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10 अंश। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। तो फिर हम बोलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है DEF के। तो ये हमारा त्रिभुज रहा ABC और ये त्रिभुज रहा DEF। तो ABC ये दिया है 30 अंश, ये 30 अंश दिया है, C दिया है 50 अंश। तो चूंकि समरूप है तो ये जो कोण है वो D के बराबर होगा, ये जो है D के बराबर होगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा। ये दिया है 30 अंश। उसके बाद B जो है वो E के बराबर होगा, C जो है F के बराबर होगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 30 80 यानी 100 अंश हो जाएगा। तो E भी 100 अंश हो जाएगा। AC दिया है आपको, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है।
AC दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है और DE दिया है DE 7.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो जब ये समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AB बटा में DE, AB बटा में DE, यहां से AB के संगत DE होगा और AC के संगत क्या होगा, AC के संगत होगा DF। तो AB का मान कितना है 5 बटा में AC का मान कितना है 7.5 और AC का मान कितना है 8 और DF का मान हमें निकालना है। तो यह कट जाएगा 15 बार में 1.5, 15 8 120, 120 और 1 अंक पर दशमलव 12 सेंटीमीटर। तो हमारा DF बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कि DF बराबर कहाँ है। इसमें आपका ऑप्शन में ADE है, इसमें भी DE है, इसमें भी EF है, इसमें DF है। DF 12 सेंटीमीटर, ये सही है। और एक और चीज दिया है कोण D बराबर 30 अंश। तो देखिए कोण D बराबर 30 अंश है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D सही होगा। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां है, तब त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। हमें दिया है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां है, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल का माने गुणा 5 बटा क्या है 18वां भाग है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 बटा में 18, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये भाग में है, उधर आ जाएगा गुणा में, तो 5 बटा 18 गुणे 360, 18 दूना के 36 और 20 पाछे 100। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आप ट्रिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि x प्लस a बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। तो यह जब गुणनखंड है x प्लस a बराबर 0 करिए, तो यहां से x का मान क्या मिल रहा है -a मिल रहा है। अब x बराबर -a रख देंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो 2 -a का स्क्वायर प्लस 2a, x के जगह पर -a प्लस 5 और यहाँ पे -a प्लस 10, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। ये a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो -2a स्क्वायर हो जाएगा, -5a, ये प्लस 10 है उधर जाएगा तो -10, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5a बराबर ये 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, a बराबर क्या जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही होगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जैसे ये मान लीजिए यह क्या है, एक स्तंभ है, ये स्तंभ है आपका एक, और ये सूर्य है, ये सूर्य मान लेते हैं, तो ये छाया की लंबाई हो जाएगी और ये स्तंभ हो गया। तो कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है। तो यदि यह x माना जाएगा तो इसकी छाया की लंबाई करनी में 3x हो जाएगी। यह उन्नयन कोण यदि थीटा मानते हैं तो यह थीटा होगा। तो आप tan थीटा ले लीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, x बटा में करने में 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 और 1/√3 कितने अंश का मान होता है tan 30 अंश का मान होता है। तो आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही
हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन घन है जिनकी कोरों की लंबाई 3, 4, 5 सेंटीमीटर, उनको जोड़कर घना बनाया गया है। तो इस प्रकार बने घना की सबसे बड़ी कोर क्या होगी? तो सबसे बड़ी कोर ऐसी होगी जब हम तीनों घनाभों को जोड़ देते हैं। ऐसे जब तीनों घनाभों को हम जोड़ देंगे तो वही सबसे बड़ी कोर होगा। इसी में ये घनाभ हम लोग जोड़ देते हैं तो ये सबसे बड़ी कोर हो जाएगी। ये तीनों घनाभों को जब हम जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी कोर होगी। तो जैसे मान लीजिए इसकी कोर 3 है, इसकी कोर 4 है, इसकी 5 है, तो सबसे बड़ी जो कोर होगी 3, 4, 5, ये जोड़ देंगे तो 4, 3, 7, 5, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी कोर जो होगी वो क्या होगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो तीनों घनाभों के कोरों का योगफल है वही सबसे बड़ी कोर की लंबाई होगी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु आपका ये दिया है 6, 5 और एक बिंदु दिया है b -4 और 3। हमसे पूछ रहा है y अक्ष पर बिंदु। तो मान लेते हैं y अक्ष पर बिंदु क्या है? 0 और x है, क्योंकि y अक्ष पर बिंदु इस फॉर्म में होता है, 0 और x के फॉर्म में होता है। इसको x न मानकर आप कंफ्यूज होंगे तो ये मान लीजिए। तो यह चूंकि समदूरस्थ है तो दूरी समान होगी, तो AP बराबर का हो जाएगा BP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, √x1 - x2, 6 - 0 का स्क्वायर, 5 - a का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा √-4 - 0 का स्क्वायर और 3 - a का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ये 6 में से 0 जाएगा, 6 6 का 36 प्लस ये हो जाएगा 5 - 1 के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होगा। तो 5 दूना के 10 a हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर और -2ab तो -6a। देखिए ये खत्म हो जाएगा a स्क्वायर से, 16 9 25 होता है तो खत्म हो जाएगा। ये -10 है उधर जाएगा तो +10a हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ये 36 है, 36 बराबर हो जाएगा -6a और ये -10 है, इधर जाएगा तो +10a। ये घटेगा तो ये आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4a, 4 9 36, a की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारा बिंदु हो जाएगा 0 और 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जा रहा है डी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर मैं 3 सवाल लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को हल करता हूँ। sin a - b बराबर 1/2 दिया है, sin a - b बराबर दिया है 1/2। तो हम सोचेंगे कि साइन के कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान होता है, ये साइन 30। तो ये कैंसिल हो जाएगा, a - b बराबर हो जाएगा 30। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वैसे हम सोचेंगे कि काश के कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो काश 60 का मान होता है और ये काश से काश खत्म, a + b बराबर आ जाएगा 60। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो जाएगा। a + b बराबर हो गया 60। अब हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। 2a बराबर हो जाएगा 90, तो a बराबर आ जाएगा 45 और a बराबर जब यहाँ पर रखेंगे 45 तो b बराबर आ जाएगा +45 से उधर जाएगा -45 तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमें क्या क्या दिया है? ये सवाल हमसे पूछा है कि a और b हमसे पूछा है। तो a का मान आपका आ गया 45 और b का मान आ गया कितना? 15। तो हमारा a का मान हो जाएगा 45 और b का मान कितना हो जाएगा? 15। अब अगले सवाल हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल हम लोगों को दिया है कि डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। तो कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे हैं 8
+4 +5 8 5 12 5 17 कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि लाल है। तो इसमें का पहला सवाल पूछा है लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद कितनी है और बाटा में टोटल गेंद कितनी है? तो लाल गेंद है आपका कितनी 5 और बाटा में टोटल गेंद कितनी है 17। इसी में दूसरा सवाल क्या पूछा है, सफेद है, सफेद होने की प्रायिकता। सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो ये देखना होगा कि सफेद गेंद कितनी है, तो 8 है और बाटा में टोटल गेंद कितनी है 17 है। तीसरा सवाल हम लोगों से ये पूछा है इसमें कि हरा नहीं है हरा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो हम देखेंगे कि कितनी गेंदें हरी नहीं है, तो कितनी गेंदें हरे नहीं है 8 5 13 और बाटा में टोटल कितना है 17। तो इस तरह से हम लोगों ने लाल गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता और हरा गेंद न होने की प्रायिकता हम लोगों ने निकाला। अब हम लोगों पहला सवाल देखते हैं इसमें का पहला सवाल है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 4 से 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या x है। सॉल्यूशन मानते हैं संख्या x है, माना संख्या x, संख्या बराबर x। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा क्रम 1/x। तो कह रहा है कि व्युत्क्रम और उस संख्या का योग 4 से 1/4 है। तो ये हो जाएगा x² + 1/x। ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 1 17/4। तिरछा गुणा करेंगे 4x² + 4 एकम 4 और 17 का x में गुणा 17x + 17 है इधर आएगा -17x हो जाएगा और +4 बराबर 0। 4 चौके 16, 16 में क्या जोड़ेंगे तो 17, 16 1 17 हो जाएगा। तो यहां से ये गुणनखंड आ जाएगा 4x² - 16x - x + 4 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 4, इसमें से -1 कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो उसके बाद ये x - 4 कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा x बराबर 1/4। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अतः हमारी संख्या है, संख्या बराबर 4 है या भिन्नात्मक संख्या कहेगा तो 1/4। हमारी संख्या का हमसे पूछा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 4 से 1/4 है, तो हमसे संख्या पूछ रहा है। तो हमारी संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी या 1/4। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस तरह के जितने भी सवाल है तो आप लगा सकते हैं। ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। तो मैं पुनः सवाल लिया हूं, तो पहले मैं इस सवाल को हल करता हूं। इसमें बहुलक ज्ञात करना है, इधर प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। तो सबसे अधिक बारंबारता जो है इसकी है 20 है, विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा ये 20 है। तो यह जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग है। अतः 20 सबसे अधिक है अतः बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा आपका 20 और 30। तो हमारा सूत्र क्या होता है, बहुलक निकालने का सूत्र होता है बहुलक निकालने का सूत्र होता है L + f1 - f0 अपान 2f1 - f0 और -f2 × h।
यह क्या है? यह बहुलक निकालने का सूत्र है। यल क्या होता है? यल होता है लोअर लिमिट, इसमें का निम्न सीमा 20। उसके बाद F0 क्या है? F0 होता है जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले की बारंबारता होती है, तो F0 हो जाएगी 12। F1 क्या है? तो F1 जो है उस वर्ग की बारंबारता होती है, तो ये हो जाएंगे 20। और F2 क्या है? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी, यानी कि 10। और H क्या होता है? तो यहाँ पर जो वर्ग माप है या वर्ग अंतराल है वह होता है, तो वर्ग अंतराल क्या है? 10। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यल का मान है 20, F1 का मान है 20, F0 का मान 12 बटा में 2, F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान है 10 और H का मान है 10। हल करेंगे 20 में से 12 जाएगा 8 बटा में 20 दूना के 40, 40 में से ये 22 जाएगा, 40 में से हम 22 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 18 आ जाएगा, 18 गुणते 10। अब कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 9 18, 9 दूना के 18, 180 प्लस ये 40, 4 दा में 40 बटा में 9, तो 180 और 40 ये आ जाएगा आपका 220 बटा में 9, तो 9 दूना के 18, 4 आ जाएगा, 9 चौके 36 आपका 4 आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 24 ये आ जाएगा आपका 444, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है आप लोगों को। तो बहुत सस्ता सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है और आपसे विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा है, तो हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। आपका ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है x + y = 5, इक्वेशन फर्स्ट, और ये दिया है 2x - 3y = 4, इक्वेशन सेकंड। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, समीकरण 1 को हमने लिया, समीकरण 1 से यहां से हम x या y का मान निकालते हैं। तो हम x का मान निकालें, ये प्लस y है उधर जाएगा, माइनस y, ये समीकरण नंबर का हो गया 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है और x है, x का मान ये है 5 - y और -3y बराबर है 4, 2 5 ये 10 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2y -3y बराबर 4, 3y और 2y -5y बराबर, ये +10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो -10, 4 - 10, तो ये हो जाएगा -5y बराबर हो जाएगा -6, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5 - 6/5, तो 25 में से 6 जाएगा 19/5। तो ये सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो विलोपन विधि से यदि आपको हल करना है तो आप किसी एक समीकरण को उठाएंगे और वहां से x की या y की वैल्यू निकालेंगे और उस मान को हम लोग क्या करते हैं, अगले समीकरण में रख देते हैं। यदि समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे हम लोग। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य हम लोग ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए ये अष्टम टाइप का निकाल लेते हैं। ये आपको दिया है वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है 0 6,
फिर 6 12, फिर 12 18, फिर 18 24, फिर 24 और 30। ये वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल ये दे रखा है आप लोगों को। और इसके बाद आप ज्ञात करते हैं, इनका मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, इसको xi से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग 0 6 6 बटा में 2 3 हो जाएगा, 12 6 18 9 हो जाएगा। अब जितना वर्ग अंतराल है जोड़ते जाइए, 6 जोड़िए 15 21 21 6 कितना हो जाएगा 27। अब जो बारंबारता दी होती है उसको हम लोग लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता इसको हम लोग दिखाते हैं fi से। क्या दिया है 5 9 10 12 14। अब हम लोग ज्ञात करते हैं xi fi, गुणा करते हैं, गुणा करिए 5 3 15, 9 9 81, 15 10 में 150 और 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 दूना के 24 1 25, 14 7 98 को 8 हासिल 9 और 14 दूना के 28 और 9 9 8 17 और 2 1 3। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं सिग्मा xi fi। अब इसको जोड़ देना है, तो 8 2 10, 10 1 11 5, 16 को 6 हासिल 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 5 19, 20 6 26, 26 और हासिल कितना था 1 था, तो 26 1 27 और हासिल हो जाएगा 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। तो हमसे माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा xi fi बटा में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi आप निकाल सकते हैं, जोड़ दीजिए 4 2 6, 6 और 9 15, 5 20 को 0 हासिल 2, 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा 875 बटा में 50। 5 से भाग देते हैं, तो 5 एकम में 5, 3 5 7 35, 2 50 25 और बटा